बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आज एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो उसको कैरी करूँगा। तो चलें अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जी, सामने स्क्रीन पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें हमने लेक्चर को प्रोसीड करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये आपका आज का टॉपिक है। यानी किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात जो रखनी है वो ये कि ये वाला जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले सारे जो टॉपिक्स हैं जिनमें हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील कर रहे होंगे और कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, तो उसमें हर जगह पर ये वेक्टर जो है इसका यूज़ होगा, फेज़र वेक्टर का। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फेज़र वेक्टर जो है ये बेसिकली हमें ग्राफ के झंझट से बचाता है। यानी लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने फेज़ लीड और फेज़ लैग के टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के फेज़ का डिफरेंस देखा था और ये देखा था कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स और मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये जो फेज़र वेक्टर वाला एक मेथड है जो बड़ा ही सिंपल मेथड है, इससे हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की आरएमएस वैल्यू के बारे में जान सकते हैं, उसकी पीक वैल्यू का पता चल सकता है, उसके टाइम पीरियड का पता चल सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चल सकता है, उसके फेज़ एंगल का पता चल सकता है। और दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के फेज़ एंगल में जो डिफरेंस है वो बड़ी आसानी से पता चल सकता है। तो फेज़र वेक्टर का ये फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। फेज़र वेक्टर है क्या? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी वोल्टेज या करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर कॉल्ड फेज़र वेक्टर इफ़ द वेक्टर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी देखें, आप हमेशा किसी चीज़ को फील्ड पर तभी ला सकते हैं या उसको प्रैक्टिकली तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप उसके लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। तो फेज़र वेक्टर जो है, यानी वेक्टर जिसका नाम हमने फेज़र वेक्टर रख दिया है, इसको भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए तब ही यूज़ किया जा सकता है जब हम इसके लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। सबसे पहली कंडीशन तो ये है जो इसकी डेफिनेशन में नज़र आ गई है कि ये ऐसा वेक्टर होगा जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा टाइम के साथ साथ। इसके अलावा जो कंडीशंस हैं सामने आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हमने इतनी रखनी है जितनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक या आरएमएस वैल्यू हो। यानी फ़र्ज़ करें आप अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो उसका जो भी आरएमएस वैल्यू उसकी है, जो भी उसकी पीक वैल्यू है, आप उतनी लेंथ रखेंगे फेज़र वेक्टर की, अगर हमने इस फेज़र वेक्टर को उस अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज़ करना है। इसी तरह दिस फेज़र वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेगा और कब स्टार्ट लेगा? जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ज़ीरो से पॉजिटिव साइड पे जाने लगे होगी। मैं अभी आपको ये सारी कंडीशंस जो है प्रैक्टिकली ग्राफ बनाकर और फेज़र वेक्टर बनाकर करके दिखाऊंगा। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस फेज़र वेक्टर की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, इस फेज़र वेक्टर के एक सेकंड में उतने
रोटेशन कंप्लीट होने चाहिए, यानी उसका एक साइकिल और इसका एक रोटेशन, उसके 2 साइकिल और इसके 2 रोटेशन, अप टू सो ऑन। तो अब मैं आपको ये थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह से देख सकते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास 2 यहाँ पर ग्राफ होंगे, एक करंट का और दूसरा वोल्टेज का। ये फर्ज करें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपने एक्स एक्सिस पर फर्ज करें फेज एंगल की वैल्यूज ले ली थीटा की। इसके मैं कुछ इंटरवल्स बना लेता हूँ, जैसे कि ये। फिर आपने क्या किया, आपने फर्ज करें मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे जो ग्राफ बना रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है, और इसके जो फेज एंगल है वो मैं एक्स एक्सिस से ऊपर लिख रहा हूँ रेड कलर से 0। यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स सपोज ब्लैक कलर से। जैसे आपको फेज लीड वाला टॉपिक याद होगा, मैंने सेकंड वेव को लीड करवाया था, यहाँ भी मैं फर्ज करें वोल्टेज को लीड करवा रहा हूँ, यानी इसको पॉजिटिव पीक से शुरू किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट इधर, उससे नेक्स्ट पॉइंट ये, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद जब करंट नेगेटिव पीक पे है तो फर्ज करें वोल्टेज 0 पे है, करंट 0 पे है तो वोल्टेज पॉजिटिव पीक पे आ गया जहां से इसने स्टार्ट लिया था। तो ये आपका जो ग्राफ है ये बनेगा किसके लिए, वोल्टेज के लिए। और इसके फेजर वेक्टर आप देखें, यहाँ पे इसका फेज एंगल देखें, पॉजिटिव पीक पे फेज एंगल क्या होता है 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, फिर इसमें 90 ऐड करते जाएं, 270 डिग्री, 360 डिग्री और उसके बाद 450 डिग्री। और यहाँ से हमें समझ आ रही है कि वोल्टेज जो है ये लीड कर रही है करंट से बाय 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फेजर वेक्टर कैसे बनाएंगे। फेजर वेक्टर में एक बात तो ये कि फेजर वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, जितनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। और दूसरी कंडीशन ये कि फेजर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तीसरी कंडीशन ये कि फेजर वेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और एक चौथी कंडीशन भी थी कि फेजर वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूमना तब शुरू करेगा जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 0 से पॉजिटिव साइड पे जाएगी। अब आप गौर करें, करंट जो है यहाँ 0 से पॉजिटिव साइड पे जाने लगा है, तो बिल्कुल उसके सामने मैं अगर करंट का फेजर वेक्टर बनाऊं तो इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ये, यानी करंट का फेजर वेक्टर इस वक्त पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, करंट की आरएमएस वैल्यू, फर्ज करें ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं वोल्टेज बनाऊं तो वोल्टेज आप गौर करें, वोल्टेज का जो फेजर वेक्टर है वो इस वक्त कितने एंगल पर जा चुका है। वोल्टेज का फेजर वेक्टर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो तो पहले ही शुरू हो चुकी थी ना, उसका आधा पॉजिटिव हाफ साइकिल तो खत्म हो गया। इसका मतलब है इस वक्त वोल्टेज का फेजर वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 फेज घूम चुका है, यानी वोल्टेज का फेजर वेक्टर इस वक्त यहाँ होना चाहिए। दिस इज वी आर एम एस। ये जो लेंथ है ये वी आर एम एस किसकी लेंथ है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। असल में ये जो लेंथ है ये क्या शो कर रही है, वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब आप गौर करें, अगर मैं करंट की बात करूं तो जब करंट चलते चलते पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचा तो कितना फेज एंगल गुजर चुका है, 90 डिग्री।
इसका मतलब है करंट का फेजर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूम चुका है। यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने अगर मैं बनाऊं तो करंट जो है वो कितना घूम चुका है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसी तरह करंट के साथ साथ वोल्टेज भी चल रही है। वोल्टेज का फेजर वेक्टर यहाँ पे फेज एंगल टोटल कितना हो चुका है 90। इसका मतलब है वोल्टेज का फेजर वेक्टर उसने स्टार्ट तो यहाँ से लिया था लेकिन अब घूम के टोटल यहाँ तक आ चुका है। तो मैं इसको मिटा के नए सिरे से बनाता हूँ कि इस वक्त वोल्टेज का फेजर वेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी इस वक्त ये 180 डिग्री रोटेट कर चुका है। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे आ जाएं। अब आप देखें अगर मैं करंट का फेजर वेक्टर बनाऊं तो उसका कितना फेज एंगल कवर हो चुका है 180 डिग्री। यानी इसने पॉजिटिव हाफ से शुरू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू किया था, तो अब ये कहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके सामने अगर मैं बनाऊं तो करंट का फेजर वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना आपने इसलिए। और इसी तरह वोल्टेज का फेजर वेक्टर किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते 90 डिग्री मजीद घूम चुका है और वोल्टेज का फेजर वेक्टर इस तरफ टोटल कितना एंगल कवर कर चुका है 270 डिग्री। ये देखें। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें जो क्या बोलते हैं इसको, करंट को। करंट का फेजर वेक्टर अब कहाँ पे होगा 270 डिग्री पे। यानी करंट का फेजर वेक्टर घूम के यहाँ आ चुका है। जब आप इस पूरी ओरिएंटेशन को इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मजीद 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो करंट बिल्कुल यहाँ ही होगा जहाँ मैंने इस वक्त बनाया है। और वोल्टेज का फेजर वेक्टर आप देखें कितना कवर कर चुका है 360 डिग्री। यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ चुका होगा। और ये सारी अरेंजमेंट मजीद रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैंने जो डायग्राम बनाई है यहाँ इस पॉइंट के लिए बनाई है। बिल्कुल जो आखिरी जो डायग्राम बनेगी आखिरी पॉइंट के लिए वो क्या होगी, इसमें करंट जो है वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब है करंट का फेजर वेक्टर जिसने स्टार्ट लिया था यहाँ से, उसकी ओरिएंटेशन दोबारा घूम के यहाँ आ चुकी होगी। सेम ओरिएंटेशन IRMS, ठीक है। और पोटेंशियल जो है उसने कहाँ से स्टार्ट लिया था, पोटेंशियल ने स्टार्ट लिया था यहाँ से, तो पोटेंशियल का फेजर वेक्टर भी पूरा चक्कर काट के दोबारा यहाँ आ चुका होगा सेम ओरिएंटेशन में। तो इस तरह से अगर आप गौर करें, मैं इनको स्टेप वाइज 1 बाय 1 दिखाता हूँ। देखें ये सारी अरेंजमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है 90 मज़ीद 90 घूम गई, मज़ीद 90 घूम गई और मज़ीद 90 घूम गई। इस तरह से पूरा एक एक चक्कर सब ने कंप्लीट कर लिया और दोबारा अपनी अपनी इनिशियल ओरिएंटेशन पर आ गए। ठीक है जी। तो ये था आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सर्किट्स स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, और ये है AC सर्किट्स। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि अगर हम DC सर्किट्स की बात करें तो DC सर्किट्स में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए यानी कम ज़्यादा करने के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ किया जाता है और वो है रेजिस्टर। लेकिन AC में यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। यानी AC सर्किट्स में करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, यानी 3 ऑप्शंस हैं। DC सर्किट्स में सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज़ रेजिस्टर। तो AC सर्किट्स में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है AC थ्रू रेजिस्टर। हमारे पास एक रेजिस्टर है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और इसको हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि AC वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट
इनकी कोई फिक्स पोलैरिटी या फिक्स डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि ये रिवर्स होते रहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ लिख सकते हैं वोल्टेज, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो आई है। देखें करंट की भी मैं कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, लेकिन ये हम जानते हैं कि हमने वोल्टेज कौन सा सप्लाई किया है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था वो क्या था, V ओवर R, V नॉट डिवाइडेड बाई R, V नॉट साइन थीटा भी आएगा साथ साइन ओमेगा टी, और इस तरह से करंट आपके पास बन जाएगा, ये हमने पहले भी किया था, इसकी जगह I नॉट आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब जो बात सोचने वाली है वो ये है कि दोनों फार्मूलों में फंक्शन एक जैसा है, साइन फंक्शन है दोनों, फेज एंगल भी एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं या दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जो हैं टाइम के साथ साथ एक जैसे अंदाज में चेंज हो रही हैं, क्योंकि इनका फेज एंगल सेम है। फेज एंगल सेम होने का मतलब है टाइम के साथ साथ इनकी हालत सेम है। इनकी हालत सेम होने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ एक ही वक्त में ये ज़ीरो से शुरू करेंगे, एक ही वक्त में ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे, एक ही वक्त में ये दोबारा ज़ीरो पे आएंगे, एक ही वक्त में नेगेटिव एक्सट्रीम पे और दोबारा ज़ीरो आएंगे। सो इनमें इजाफा या कमी एक टाइम के साथ साथ एक ही वक्त में एक जैसी होगी। ठीक है, इजाफा हो रहा है तो इजाफा होगा, एक में कमी हो रही है दूसरी में भी कमी हो रही है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है दूसरी भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगी, यानी इन्होंने इकट्ठे ही जाना है जहां जाना है। तो इनका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इनका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। फर्ज करें ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना लिए हैं, और इनमें अगर मैं करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनाता हूं तो जो वोल्टेज है उसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें इनके एम्पलीट्यूड में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इनके फेज़ में कोई फ़र्क नहीं है। फेज़ में फ़र्क ना होने का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ कि एक ही वक्त में स्टार्ट ले रहे हैं, एक ही वक्त में दोबारा ज़ीरो हो रहे हैं, एक ही वक्त में पॉजिटिव मैक्सिमम हुए, एक ही वक्त में नेगेटिव मैक्सिमम हुए, फिर एक ही वक्त में ज़ीरो हुए, यानी इनका फेज सेम है। यहाँ 0, यहाँ π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ पाई 3 π/2 यानी 270 डिग्री एंड 2 पाई। तो ये था फेज एंगल का ग्राफ के मुताबिक कंपैरिजन। इसके बाद आपने जो चौथा काम करना होता है किसी भी सर्किट को डिस्कस या स्टडी करने के लिए, वो है फेज़र एंगल का कंपैरिजन। तो इन दोनों के, चाहे आप करंट का फेज़र वेक्टर ले लें, चाहे आप वोल्टेज का फेज़र वेक्टर ले लें, अगर मैं उसको इस टाइम के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, हम जानते हैं कि ज़ीरो से जब ग्राफ पॉजिटिव साइड पे जा रहा होता है तो फेज़र वेक्टर ने कहाँ से स्टार्ट लेना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से। तो ये इसलिए मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनको रखा है इस वक्त, और चूँकि यहाँ मैंने करंट का एम्पलीट्यूड कम रखा है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखा है पीक वैल्यू, तो मैं करंट का फेज़र वेक्टर छोटा रख लेता हूँ। यानी ये फ़र्ज़ करें करंट का फेज़र वेक्टर है, और ये जो बड़ा फेज़र वेक्टर है फ़र्ज़ करें ये वोल्टेज का फेज़र वेक्टर है। ठीक है, तो अब ये ज़ाहिर बात है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे। इस तरह के फेज़र वेक्टर्स जो हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अलॉन्ग हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में फेज़ का डिफरेंस क्या है, 0। तो AC थ्रू रजिस्टर में आपने जो बुनियादी बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है वो यही हैं। आपने सबसे पहले सर्किट बनाना है, उसके बाद आपने इन फार्मूलों को रिलेट करना है, उसके बाद आपने ग्राफ को डिस्कस करना है, और उसके बाद आखिरी नंबर पे आपने फेज़र वेक्टर को रिलेट करना है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर के भी फार्मूले गिवन हैं। आपने DC सर्किट्स में चैप्टर 13 में आपने पढ़ा था पावर डिसिपेशन के, आपने 3 फार्मूले पढ़े थे। यहाँ भी सेम वही 3 फार्मूले मैंशनड है, VI, I²R, V²/R। तो ये था पावर डिसिपेशन का फार्मूला। अगर हम AC को रजिस्टर पे सप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू जो पावर डिसिपेशन आएगी वो इस फार्मूला से आएगी। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने AC सर्किट्स को डील करना है तो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ में से इनकी सिर्फ RMS वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है,
पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए, और वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं आपको उस टॉपिक में जाके बताऊंगा। ठीक है जी, आज मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। AC थ्रू रजिस्टर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, और इससे पहले हमने पढ़ा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। सो बच्चों अपना ख्याल रखें, ठीक ठीक पढ़ते रहें, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।